सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे रास्ता खुद बनाना है, मुझे रास्ता खुद बनाना है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार विथ विपिन में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आपके SSCGD 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सीरीज का लेकर के आता रहा हूँ और आज उसी सिलसिले में 39 नंबर का प्रैक्टिस सेट फिर से लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पहले के 38 सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट निकाल के आप उसका कृपया प्रैक्टिस कर लें, आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आज जो यह सेट हम लोग करने वाले हैं वह 1 मार्च 2024 को 4th शिफ्ट में पूछा गया एग्जाम का सारा सवाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही सही अर्थ स्पष्ट करता है। क्या दिया हुआ है? एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से बहुत कम साधन प्राप्त होना। जी नहीं, यह तो इसका मतलब नहीं होगा। आवश्यकता से बहुत कम साधन प्राप्त होना एक अनार 100 बीमार का अर्थ नहीं है। कई रोगियों की सेवा करने वाला एक नौकर। जी नहीं, यह भी नहीं होगा। एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होगा? समस्या को हल करने वाली एक युक्ति का न सूझना। जी ना, यह भी नहीं होगा। क्या होगा बाबू? इसमें होगा किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न करना। जी हाँ, किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या, अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना, कोशिश करना, इसी को बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इस सवाल में देखिए, अगले सवाल में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या विलोम शब्द निकालिए। रेखांकित शब्द, जी हाँ, रेखा द्वारा जो अंकित है ना, यहाँ पे देखिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक को इन्होंने क्या किया है? अंडरलाइन कर दिया, यही रेखांकित है। इसी का हमको क्या करना है? विलोम शब्द निकालना है, यानी कि उल्टा या विपरीत। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक का मतलब होता है मानसिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मीय। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा से संबंधित। आत्मा से संबंधित। इसको आप दिमागी भी बोल सकते हैं, आप इसको तर्कशील भी बोल सकते हैं, यानी कि मन के ऊपर बेस्ड जो अध्यात्म है, जो हमारी आत्मा की बात होती है, जो चिंतनशीलता है, जो आत्मीय है, उससे संबंधित अगर कोई बात होगी तो वह आध्यात्मिक बात कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या इसका उल्टा पूछ रहा है? इसका मतलब है कि यह होगा क्या? भौतिक होगा इसका, क्योंकि भौतिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक। जी हाँ, सांसारिक। इसको आप शरीर संबंधी भी बोल सकते हैं। भौतिक को आप लौकिक भी बोल सकते हैं। लौकिक मतलब क्या? जहाँ पे लोग रहते हैं लौकिक है ना, सांसारिक है, शरीर संबंधी, इसको आप भौतिक बोल सकते हैं। तो हमारा अध्यात्म का उल्टा हो जाएगा भौतिक। ठीक है, अब देखिए सौम्य। सौम्य, गमन और अपकार, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? सौम्य का मतलब होता है प्रिय। सौम्य का मतलब होता है उदार। प्रिय या उदार, इसी दोनों का मतलब होता है। गमन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का चले जाना, जाना, प्रस्थान कर जाना, प्रस्थान कर जाना। अपकार का मतलब होता है अपमान करना, किसी का अपमान करना। अपकार मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इसको किसी को नीचा दिखाना, यह भी इसका अर्थ हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पे देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें क्या है? कोई त्रुटि हो। त्रुटि वाला पार्ट अपने को खोजना है। क्या? छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। देखो जी, हमने इस तरह के प्रश्न एक सेट और में किया है। हम लोग इस तरह का प्रश्न को क्या किए? एक सेट में पहले कर चुके हैं। तो क्या है यहाँ पे गलती? क्या है पता है? एक फूलों की माला, मुझे बताइए कि एक फूल की माला बनाई जा सकती है क्या? नहीं, फूलों की एक माला होगी बाबू, एक फूलों की माला नहीं बन सकती। तो यहाँ पे वही गलती कर दी गई है। क्या? एक फूलों की माला, यह हमारा सही सही आंसर होगा। यहाँ पे होना चाहिए फूलों की एक माला, बहुत सारे फूलों की क्या एक माला, ना कि एक माला का फूल। एक माला का फूल तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों? चूंकि यह तो सही सही रूप में लिखा हुआ है। अगले शब्द के ऊपर चलिए, अगले अगले प्रश्न में चलिए कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। जी हाँ, किसका? जो हमारे ब्रैकेट के अंदर में बादल दिए हुए हैं। बादल का मतलब क्या होता है बाबू? बादल का मतलब होता है मेघ। बादल को आप जलधर भी बोल सकते हैं, बादल को आप अभ्र भी बोल सकते हैं, और
बादल को जलद भी बोला जा सकता है। इतने सारे नाम हैं बादल के। मेघ बोल लीजिए, जलधर बोल लीजिए, अभ्र बोलिए, जलद बोलिए, सब क्या है? बादल के पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मयूर तो होगा नहीं, कन्या भी नहीं होगा और छल भी नहीं होगा, क्योंकि यह बादल के किसी ही पर्यायवाची से मैच नहीं करता। तो क्या होगा? मेघ हमारा ऑप्शन ए में दिया हो, यही हमारा आंसर होगा। ठीक। मयूर का मतलब क्या होता है बाबू? मयूर मतलब मोर को बोलते हैं मयूर। कन्या मतलब क्या? कन्या का मतलब युवती, लड़की, कन्या का मतलब ये होता है। और छल का मतलब होता है क्या? कपट, छल करना, छलावा करना, है ना, धोखा करना, छल का मतलब होता है। तो यह तो मेघ से संबंध रखता ही नहीं, बादल से संबंध रखता ही नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करिए जो जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। जी हाँ, हमारे पास 4 विकल्प दे दिए गए हैं और हमारे इस वाक्य में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें सबसे सुइटेबल जो शब्द बैठेगा, जो अर्थ स्पष्ट कर पाएगा वाक्य का, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए वाक्य को पढ़ते हैं। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? पेय की तरह, पीने वाले की तरह। जीना, जीवन को चलाने के लिए भोजन जो है पीने की तरह काम कैसे करेगा? ट्रेन की तरह काम करता है। ट्रेन की तरह काम कैसे करेगा? भोजन ट्रेन की तरह काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक गाड़ी की भांति काम करता है। भोजन गाड़ी की भांति काम नहीं करता बाबू। क्या करता है? हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन क्या करता है? एक ईंधन की तरह काम करता है। जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं उसमें क्या देते हैं? पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, तभी तो गाड़ी चलती है, तभी तो उसकी इंजन काम करती है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन जो है वह ईंधन का काम करता है। अगर आप भोजन करना बंद कर दें तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। जैसे हम डीजल पेट्रोल गाड़ी में नहीं डालें तो इंजन चालू नहीं होगा। चालू नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें जो चलने वाले यंत्र है उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, फिर गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। ठीक उसी तरीके से शरीर के लिए भी है। शरीर के लिए भोजन ही हमारा तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, जो बोल लीजिए, वह ईंधन का काम करता है। तभी जाकर के हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। अब चलिए अगले प्रश्न पे। दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जी हाँ, मुहावरा दिया हुआ है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरा दिया हुआ है, इसका हमको अर्थ निकालना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है? कभी भी दिखाई न देना जीना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब कभी भी दिखाई देना नहीं होता। क्या है? दरिद्रता में भी आनंद मनाना। यह तो बिल्कुल नहीं होगा कि आधा तीतर आधा बटेर का मतलब दरिद्रता में आनंद मनाना। जीना, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या है? कोई असर न होना, यह भी इसका सही अर्थ नहीं है। क्या होगा? बेमेल तथा बेढंगा होना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वो आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि आधा अधूरा बेमेल बेढंगा काम करके चले जाना, इस तरीके से इसका सही अर्थ होगा। अब देखिए, अगर हम इसको वाक्यों में प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। सोनू ने घर साफ करने के समय घर को आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। आधा तीतर आधा बटेर कर दिया मतलब पूरा अव्यवस्थित कर दिया, बटेर कर दिया। जी हाँ, साफ सफाई के नाम पे क्या किया? यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, बिल्कुल बेमेल बेढंगा। जो सामान किचन में होना चाहिए उसको बेडरूम में डाल दिया, बेडरूम का सामान को हॉल में डाल दिया। इस तरीके से आधा तीतर आधा बटेर कर दिया, यानी कि बिल्कुल बेढंगा कर देना, बेमेल कर देना। ठीक है, तो इस तरह की गलती आप मत करिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए, यानी कि वाक्य के अंश को, भाग को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित क्या है? अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं। यदि कोई गलती ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है, वो वाला चुनाव कर लीजिए। ठीक है, आइए हम वाक्य को पढ़ना शुरू करते हैं। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। को पल भर में बता देते हैं, यह सही लिखा हुआ है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, यह भी सही लिखा हुआ है। कोई त्रुटि नहीं है, इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि, देखो जी यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये सामाजिक पहले होना चाहिए और सांस्कृतिक बाद में होना चाहिए। उसकी प्रकृति और सामाजिक सांस्कृतिक, पहले तो सामाजिक होगी तभी तो सांस्कृतिक होगी, है ना। तो यहाँ पे इसी में गलती दे दी गई जी। इसका मतलब ये है कि चूंकि हमको अशुद्धि पहचानने के लिए बोल रहा है तो हमारा आंसर तो ये होगा। इसका मतलब ए और बी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोनों सही रूप में लिखा हुआ। अब देखिए कोई त्रुटि नहीं है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि त्रुटि तो हमने खोज लिया। अब इस सवाल में चलिए ठीक उसी तरह का सवाल है यहाँ भी कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए, फिर से वैसे भाग को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित क्या है? अशुद्धियाँ दी गई। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती
रहा, बैठती रहा है और समाज से निर्माण कार्यों को अपना योगदान देती रही है। यह तो लास्ट वाला सही है। और प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के, यह भी सही है। गड़बड़ कहाँ पे, यहाँ बराबर बैठती रहा नहीं भाई, नारियां रहा नहीं होता, नारियां तो स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा, बैठती रही हैं, है ना। और समाज से निर्माण कार्य, जी नहीं, समाज के निर्माण कार्यों में, यहाँ पे से की जगह पे क्यों होगा, समाज के निर्माण कार्यों को अपना योगदान देती रहे। यहाँ पे आप में भी लगा सकते हैं, कार्यों में अपना योगदान देती रही है, समझ रहे हैं। तो सारा गलती यहाँ पे बराबर बैठती रही इसमें कर दिया इन्होंने। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसी में अशुद्धि है। और जो बचे 3 हैं वह हमारे आंसर नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखो बाबू, इसमें क्या पूछ रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अन्यत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र मतलब दूसरे जगह, है ना। इसके लिए जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको क्या बोलते हैं, अमनस्क, अयमनस्क, अन्य मनसक, अन्य मनस्क। देखो बाबू क्या है, यह तीनों तो यहाँ पे निरर्थक शब्द किए गए। यहाँ पे जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो वह क्या होता है, अन्य मनस्क होता है। वह व्यक्ति अन्य मनस्क कहलाता है, जो हमारा ऑप्शन बी में सही सही बर्तनी लिखा हुआ है ना। और 3 जगह जो दिया लिखा तो वही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बर्तनी में गलत कर दिया, सार्थक शब्द नहीं दिया, उन्होंने निरर्थक दे दिया। इसलिए हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमको तो सार्थक शब्द बताना है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, अन्य मनस्क। इस प्रश्न में देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से आपको उस रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या, फीलिंग्स, एक तरह की दशा, है ना, जिसको हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के समय में तकनीक की खाली स्थान बहुत ज़्यादा है। क्या है भैया, बातें ज़्यादा है आज के समय में, जी ना। आज के समय में तकनीक की बातें ज़्यादा है, नहीं, क्या है, समस्या बहुत ज़्यादा है, यह भी नहीं होगा। क्या है, उपयोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो सबसे सुइटेबल जो भाववाचक संज्ञा होगा कौन सा होगा पता है, उपयोगिता हो जाएगा जी। अब देखिए ना, आज के समय में तकनीक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये सबसे सटीक अर्थ होगा कि कौन सा सही सही अर्थ दे रहा है और कौन बोलने में एकदम बिल्कुल व्यवस्थित लग रहा है, उसका चयन करना पड़ेगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए, दिए गए शब्द का क्या पर्यायवाची, जी हाँ, समानार्थी, समानार्थी शब्द निकालो फटाफट, है ना, सिनोनिम निकाल लो। दिन को क्या क्या बोलते हैं जी, सबसे पहली बात, दिन को तो हम दिवस बोल लेते हैं, दिन को आप क्या रोज भी बोलते हैं, दिन को आप पहर भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से दिन को कई नामों से पुकारा जाता है। तो अब देखो ना, आशय तो होगा नहीं, गज भी नहीं होगा, राक्षस भी नहीं होगा, क्या होगा, दिवस होगा। दिवस डी में दिया है, जो हमारा क्या है, दिन का ही पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा सबसे सही। आशय का मतलब क्या होता है, आशा का मतलब होता है किसी भी शब्द का अभिप्राय, किसी बात का अभिप्राय, है ना। आशय बोल लीजिए, उसको अर्थ बोल लीजिए, आप उसको तात्पर्य बोल लीजिए, ये सभी क्या है, आशय को ही तो कहा जाता है। गज का मतलब क्या होता है बाबू, गज का मतलब होता है हाथी। और राक्षस का मतलब क्या होता है, राक्षस का मतलब तो होता है दैत्य। असुर भी बोल सकते हैं, सुर को देवता बोलते हैं, उसमें अगर अ लगा दिया मतलब जो देवता नहीं हो, क्या होगा, राक्षस ही होगा, है कि नहीं। तो असुर भी राक्षस को ही बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, दिन के लिए दिवस हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में ब्रैकेट में दिए गए शब्द के क्या तद्भव रूप का सही सही विकल्प है ना। हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारिका बना रखी है भैया। केदारिका क्या, केदारिका कलम बना रखी है, जीना प्रकार बना रखी है, बहुत ही सुंदर केदारिका प्रकार बना रखी है, खेती बना रखी है। फूलों की बाग है हमारे बाग में, खेती कैसे बनाएगा भाई, खेती तो बड़ा बड़ा बाहर में होता है। तो क्या होगा पता है, केदारिका जो है ना, केदारिका आपका दिया हुआ है किसमें, तत्सम रूप में दिया हुआ है केदारिका, है ना। यह संस्कृत के हूबहू शब्द है और इसके लिए जो होगा बाबू हमारा वो क्यारी हो जाएगा, क्या, तद्भव शब्द परिवर्तित, हिंदी में इसी शब्द को परिवर्तित कर दिया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्यारी। बोलते ना बाग मतलब बगीचा में क्या क्यारी बनाते, छोटा छोटा फूल लगाने के लिए, उसको बोलते हैं क्यारी। ठीक, तो हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर केदारिका यानी कि क्यारी बना रखी है। अगले प्रश्न पे आइए। देखिए कि 4 विकल्प में से आपको उस विकल्प का चयन करना जो कोष्टक में ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट किधर है भैया, सकारात्मक, ये देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। और दिए गए शब्द का क्या, विलोप, उलट शब्द निकालो जी, उल्टा शब्द। ठीक है, सकारात्मक का मतलब क्या होता है,
पहले तो ये समझ लीजिए सकारात्मक का मतलब क्या होता है। सकारात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के निश्चयी का होना, निश्चय होना। इसको आप स्वीकृति का सूचक भी बोल सकते हैं। जहाँ पे स्वीकृति का सूचक जान पड़े वह सकारात्मक चीज़ें होंगी, है ना। सकारात्मकता में क्या होगा, हमेशा चीज़ निश्चयी होंगी, अवश्य होंगी, है कि। तो वहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा भाई, नकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक सही तो होगा नहीं, वर्तमान भी नहीं होगा, खुश भी नहीं होगा, क्या होगा, नकारात्मक। मतलब क्या, अनिश्चयी। इसका मतलब होता है अनिश्चयी। अस्वीकार मतलब नकार का मतलब क्या है, चीज़ों को स्वीकार नहीं करना, अस्वीकार कर देना। यही हमारा सबसे सटीक विलोम हो जाएगा। सही का मतलब तो उचित होता, ये होगा नहीं। वर्तमान मतलब क्या, वर्तमान मतलब अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान। खुश का मतलब खुशी, आनंद। यह भी यहाँ पे सकारात्मक से कहीं कोई संबंध नहीं रख रहा है। तो ठीक है, इसका विलोम हो गया सकारात्मक का नकारात्मक, सिंपल। अब चलिए अगले प्रश्न में। इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करिए। जी हाँ, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं नजर आए तो जा कर के थोड़ी चाय वाय बना लो। भैया चाय तो समझ में आता है, वाय क्या होता है। इन्होंने चाय वाय को यहाँ पे निरर्थक रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनको देना चाहिए था चाय, जाकर थोड़ी चाय बना लो। उसी से समझ आ जाता कि भाई चाय बनाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इन्होंने क्या, चाय वाय बना लो। तो यह क्या है, निरर्थक शब्द हो गया। तो हमको निरर्थक शब्द ही ढूंढने हैं। तो चाय वाय क्या हो जाएगा, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय कोई शब्द नहीं एग्जिस्ट करता हिंदी के भाषा में। जो बचे हैं यह सब सही सही रूप में लिखा है, तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का वाले विकल्प का चयन करिए। जी, रेखांकित में क्या दिया है, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, है ना। अब देखो, हम मेरी कलम से लिखता हूँ, यह तो गलत है। हम है और मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं के साथ हूँ लगता है, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैं हमारी कलम से लिखता हूँ। जब मैं लिख दिया तो हमारी कैसे लिखा भाई, मैं तो मैं और हमारी साथ में कैसे हो जाएगा, है ना। अब बोलता है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है भैया, तो परिवर्तन की आवश्यकता तो है। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, आपको बोलने में शुद्ध लग रहा है क्या। तो क्या होगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। जी हाँ, ये सबसे सही वाक्य प्रस्तुत किया गया है। तो मैं मेरी की जगह क्या होगा, मैं अपनी, मेरी की जगह पे यहाँ पे अपनी लगाना पड़ेगा बाबू। मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। 5 प्रश्न दिए गए हैं 16 से 20 तक के, 16 से लेकर के 20 तक। और उसमें यह किसके बेस पे है, गद्यांश दिया गया है इसके लिए। और यहाँ पे गद्यांश के भीतर ही बीच बीच में क्या, खाली स्थान को छोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, इसमें 5 रिक्त स्थान देखेंगे। ठीक है, और यही रिक्त स्थान अपने को क्या करना है, भरना है। लेकिन कैसे भरेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे दिया गया है। और लेकिन इस गद्यांश के हिसाब से सही अर्थ स्पष्ट करने वाले विकल्प ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक बार क्या करना पड़ेगा, गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और इससे ही हमारा जीवन चलता है, पर क्या इसे कोई मानता है। कितनी अच्छी गद्यांश दी हुई है। जल ही जीवन है और इसे ही हमारा जीवन चलता है, पर क्या इसे कोई मानता है, नहीं। आज का जो समय है, उस समय में पानी की एक एक बूंद खाली स्थान आवश्यक है। यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को खाली स्थान, जितनी तेजी से धरती पर जल स्तर घट रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है शुरुआत में जहां पृथ्वी पर काफ़ी गहराई में पानी था, तो आज ऐसी स्थिति है कि आज यहाँ 90 से 100 फुट पानी नीचे जा चुका है। यानी कि पहले जहाँ पृथ्वी के कम गहराई में पानी उपलब्ध हो जाया करता था, आज उससे कहीं 90 से 100 फुट ज़्यादा नीचे पानी चला गया है। जिस प्रकार से पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए, आज की पानी की बचत आने वाले समय के लिए ज़रूरी है। आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका खाली स्थान ज़रूरी है। पानी की उपलब्धता भी काफ़ी तेज़ी से घट रही है और महामारी भी बढ़ रही है। पानी को बचाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। पानी को बचाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, एवं यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पानी के स्रोतों में कमी आ रही है। पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी खाली स्थान जिम्मेदारी है। जी हाँ, पानी के महत्व के बारे में बताया जा रहा है।
बहुत ही सजीव गद्यांश दिया हुआ है। जो फैक्ट है उसके बारे में बात की गई है कि पानी के साथ जो अब समस्या बन पड़ी है आज की डेट में, उसके बारे में बात की जाए। तो आइए देखिए, हम लोग फटाफट सवाल की तरफ चलते हैं कि आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद खाली स्थान आवश्यक है। क्या आवश्यक है भैया? आज का जो समय है उसमें पानी की एक एक बूंद को क्या बर्बाद करना आवश्यक है? गिराना आवश्यक है? जी ना, गिराना आवश्यक नहीं है, गंवाना आवश्यक है। गंवाना का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। घटाना आवश्यक है? जी नहीं, क्या करना पड़ेगा? बचाना आवश्यक है। बचाना आवश्यक है, यानी कि आज का जो समय है ना उसमें पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को क्या होगी भैया? एक एक बूंद को मेहनत, जीना मेहनत तो नहीं होगी, अभाव होगी। यह भी नहीं यहाँ पे सही सही अर्थ स्पष्ट दे रहा है, तो क्या होगा? पिएगी। यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को पिएगी। एक एक बूंद को कैसे पिएगी? पानी हम बचाएंगे नहीं तो क्या होगा? तरसेगी। जी हाँ, यहाँ पे सबसे सुइटेबल हो जाएगा तरसेगी। यह सत्य है कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया एक एक बूंद तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जनरेशन, वो एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी, यह बोला जा रहा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जिस प्रकार से पानी की खाली स्थान होती है उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। क्या सीख मिलती है भैया? जिस प्रकार से पानी की क्या हो रही है? आसानी हो रही है, जीना आसानी। पानी की इंतजार हो रही है, यह भी नहीं होगा। पानी की आभास होती है, यह भी नहीं होगा। क्या हो? जिस प्रकार से पानी की बर्बादी होती है, जी हाँ, पानी की क्या हो रही है? बर्बादी होती है। जिस प्रकार से पानी की बर्बादी होती है उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे सटीक बर्बादी हो जाएगा ऑप्शन। अब इस प्रश्न में देखिए कि आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका क्या जरूरी है? प्रतीक्षा जरूरी है जी ना, प्रतीक्षा तो होगा नहीं। समझ जरूरी है, यह भी नहीं होगा। फायदा जरूरी है। क्या जरूरी है? संरक्षण जरूरी है जी। संरक्षण का मतलब होता है उसको जमा करना जरूरी है। पानी तो क्या है? जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगले प्रश्न को देखिए। पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी क्या है? हमारी आर्थिक है? जी ना, हमारी नैतिक है। नैतिक आर्थिक जिम्मेदारी है? आर्थिक जिम्मेदारी तो नहीं है भैया। क्या है? जैविक जिम्मेदारी है? जैविक जिम्मेदारी भी नहीं है, भारतीय जिम्मेदारी है। पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी भारतीय जिम्मेदारी, जी नहीं, भारतीय भी नहीं होगी, क्योंकि पानी की समस्या तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी की बात कही जा रही है, ना कि केवल भारत की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है? नैतिक जिम्मेदारी होगी जी। नैतिक नैतिक जिम्मेदारी, मोरलिटी की बात है। हाँ, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है भैया। तभी जाकर के हमारी अगली पीढ़ी पानी प्राप्त कर पाएगी, जिंदा रह पाएगी। नहीं तो पानी के बिना तो जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ा फैक्ट दिया हुआ है। इसलिए आज से ही हम सभी लोग पानी को बचाने का शपथ लेते हैं और पानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी जानकारी तुरंत मिलेगी, आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।